Good morning, everyone. Today I am going to give you a lecture on the topic. It's very important topic of economics book class 12th ISE, and that is theory of demand. बच्चों, डिमांड का बहुत सारे राइटर्स और ऑथर्स ने अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दे रखी हैं. आज जो डेफिनेशन और उसके कुछ फैक्टर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको आप अगर इस वीडियो के थ्रू बहुत आराम से समझ सकते हैं. तो डिमांड की जो मैं डेफिनेशन यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो कहीं भी यूज़ की जा सकती है, और वो डेफिनेशन है wish to have, wish to purchase या wish to have, wish to purchase लिख सकते हैं या इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में buy लिख सकते हैं. wish to purchase a commodity in a given time at a given price. बस इतना अगर आप लिख रहे हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर द टॉपिक डिमांड. किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बात करें कि हमारी, जैसे सपोज़ आज हम नीड है कि हमें 4G डेटा 5G डेटा चाहिए और जो भी कंडीशन है कंपनी की उस कंडीशंस पे चाहिए, तो ये हो गया हमारी डिमांड. ठीक है, जैसे किसी को इस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी डिमांड हो गई. या अगर वो जो वैक्सीन्स की बात की गई है, अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज़ द डिमांड ऑफ नाउ द करेंट सिनेरियो ऑफ द सोसाइटी. तो डिमांड मीन्स व्हाट? इट इज़ द विश टू परचेज अ कमोडिटी इन अ गिवन टाइम एट अ गिवन प्राइस. अब हम बात करते हैं इनके फैक्टर्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर जगह पे डायग्राम में इन फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ डिमांड के लिए, जो कि अगर आप फार्मूला ही केवल याद कर लेंगे तो आपके सारे फैक्टर्स जो हैं, लगभग सारे नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन तब भी आप लगभग 8-10 फैक्टर्स को अपने दिमाग में फीड कर लेंगे. तो फार्मूला जो है फैक्टर्स ऑफ डिमांड के लिए वो क्या है, ये देखिए. फैक्टर्स ऑफ डिमांड, dx, x डिनोट कर रहा है यहाँ पर किसी x कमोडिटी को, f फोर्सेस कह सकते हैं या फैक्टर्स कह सकते हैं. फिर आ जाते हैं px. ये px जो है वो इस x कमोडिटी के प्राइस को डिनोट कर रहा है. फिर आ जाते हैं y जो है वो कंज्यूमर की इनकम को डिनोट कर रहा है. फिर आ जाते हैं PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इससे रिलेटेड x से रिलेटेड जो गुड्स हैं उनको डिनोट कर रहा है. फिर आ जाते हैं T स्टैंड फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर. किसी का टेस्ट कुछ होता है, किसी का टेस्ट कुछ होता है. फिर आ जाते हैं क्लाइमेट, वेदर, या जो भी हमारा सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट. फिर आ जाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो. फिर आ जाते हैं पॉपुलेशन ऑफ द एरिया. फिर आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड आपका प्राइस ऑफ एक्स हो गया, यील्ड हो गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, कंज्यूमर क्लाइमेट हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, पॉपुलेशन हो गया. या फिर आपकी एक और पॉइंट यहाँ पर आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस. यहाँ पर मैं डॉट बना रहा हूँ. डॉट का मतलब ये है कि यहाँ फैक्टर्स कम नहीं हुए हैं. जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया या क्वालिटी ऑफ गुड्स हो गई, ये सब भी हमारे फैक्टर्स में ही इंक्लूड होते हैं. लेकिन आपकी बुक में केवल इतना ही फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो हम केवल इतना ही आपको एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पर dx जो है दैट इज़ डिमांड ऑफ x कमोडिटी. f that is forces or factors. px that is price of x commodity. y that is yield,
और कंज्यूमर इनकम, PR that is price of related goods या commodities, T that is taste, C that is climate season or weather, G that is government policy, P that is population, D that is distribution of income, and wealth, E that is expectation of further changes in price। इन सारे फैक्टर्स को मैं इंडिविजुअली भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे जो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है वो हमारी डिमांड को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, या अदर फैक्टर्स हमारी इस डिमांड को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं आगे इन फैक्टर्स की तरफ ही। इन फैक्टर्स को किस तरह से एक्सप्लेन करना है अब उसे समझ लेते हैं। वन बाय वन हम चलेंगे आगे। पहला फैक्टर हमारा जो है वो है प्राइस ऑफ एक्स। सपोज मैंने एक्स कमोडिटी को रख लिया यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने टी को एक्स मान लिया, ये प्रोडक्ट है हमारा, ये कमोडिटी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी एक्स, प्राइस ऑफ टी। इसको अगर हम बताएंगे तो ये मेन फैक्टर कहा जाता है, प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी। अब इसकी एक शेड्यूल हम बना देते हैं छोटा सा, जिससे आप आराम से समझ जाएंगे कि प्राइस ऑफ टी जो है वो हमारी डिमांड को, यानी कि टी की डिमांड को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, या इसे कहते हैं मेन फैक्टर। और ये जितने भी फैक्टर हैं इसके अलावा, इनको बोला जाता है अदर थिंग्स या फिर अदर फैक्टर्स। और मेन फैक्टर क्या होता है? कमोडिटी का ही प्राइस। तो अगर प्राइस ऑफ टी राइज होगा तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो डाउन हो जाएगी। इसी का वाइसा वर्सा करते हैं, अगर प्राइस उसका फॉल होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड हो जाएगी। इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। मतलब कि डिमांड और उसके प्राइस का, क्वांटिटी का, या हमारे कमोडिटी का जो हमारे डिमांड है उससे इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी क्वांटिटी घटेगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ये तो आपका मेन फैक्टर हो गया। अब आ जाते हैं वाई यानी कि कंज्यूमर इनकम। जब हम कंज्यूमर की इनकम को देखते हैं तो हम दो फैक्टर्स देखते हैं। कंज्यूमर इनकम के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। जो पहला फैक्टर है आपका वो है नॉर्मल गुड्स। दो तरह के गुड्स पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, नॉर्मल गुड्स और दूसरे आपके कौन से हैं? इन्फीरियर गुड्स। जिन गुड्स की वैल्यू नॉर्मल गुड्स में हम क्या रख सकते हैं? क्लोथ को रख सकते हैं, ठीक है, या फिर मिल्क रख सकते हैं, या फिर आपके नॉर्मल गुड्स में जितने भी डेली की यूज़ के सामान हैं वो सब नॉर्मल गुड्स में आ जाते हैं। और इन्फीरियर गुड्स में क्या रख सकते हैं? ज्वार आ जाएगा आपका, या बाजरा आ जाएगा, या फिर कोई भी टोन्ड मिल्क की बात करें, ये भी इसी में आता है। टोन्ड मिल्क मतलब मिलावटी दूध, ठीक। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स, इस पे कंज्यूमर की इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, और कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो वो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है, नॉर्मल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कंज्यूमर की इनकम घट रही है तो नॉर्मल क्वांटिटी की डिमांड भी घट जाएगी, ठीक। मतलब ये कि अगर कंज्यूमर की पॉकेट में पैसा है तो वो नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा, और अगर कंज्यूमर की पॉकेट में पैसा नहीं है, उसकी इनकम कम हो रही है, तो नॉर्मल गुड्स को स्विच करके वो इन्फीरियर गुड्स की तरफ बढ़ सकता
है। ठीक, अच्छा ये आपका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक, अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें यानी कि सस्ते गुड्स, सस्ते मध्य गुड्स की बात करें अगर हम, तो अब सस्ते मध्य गुड्स में आपका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज्वार बाजरा या टोन्ड मिल्क, इनमें अगर हम बात की जाए तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो ये जो इन्फीरियर गुड्स हैं, इन्फीरियर क्वांटिटीज़ जो हैं उनको वो कम कर देगा, और अगर कंज्यूमर की इनकम घट रही है तो वो इन्फीरियर की क्वांटिटीज़ को ख़रीदना ज़्यादा कर देगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर हमारी पॉकेट में पैसा बढ़ रहा है तो हम सस्ता और जो थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का जो गुड्स है उसको क्यों ख़रीदेंगे, हम क्यों करेंगे, क्या करेंगे, जो भी पैसा हमारा बच रहा है उससे हम स्विच करके नॉर्मल गुड्स की तरफ आ जाएंगे। तो ऐसी जो डिमांड में चेंजेस आते हैं वो होते हैं कंज्यूमर की इनकम के कारण। ठीक है, मतलब ये कि नॉर्मल गुड्स में आपने देखा कंज्यूमर इनकम बढ़ रही थी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर इनकम घट रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट जाएगी। ठीक, अगर हम नॉर्मल गुड्स में टी को रख लें या हम नॉर्मल गुड्स में आपकी टाटा टी रख लेते हैं, ब्रांडेड टी है तो टाटा टी हमारी नॉर्मल गुड्स हो गई, और इससे इन्फीरियर में अगर चले जाएंगे तो कोई भी हमारी जो सस्ती मद्दी ओपन वाली जो चाय होती है उनकी बात कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो ताजमहल भी खरीद सकता है, मीन्स ताजमहल टी भी खरीद सकता है, और अगर कंज्यूमर की इनकम घट रही है तो वो जो हमारी होलसेल मार्केट में ओपन टीज़ मिलती हैं उनको भी वो खरीद सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंज्यूमर इनकम एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स भी आपकी दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। दो तरह के गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हम छोटे से शब्दों में इसकी एक्सप्लेनेशन दें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं रिप्लेस्ड द अदर गुड्स, रिप्लेस द अदर गुड्स, दैट मीन्स हम यहाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। टी एंड कॉफ़ी बोथ आर द रिप्लेस्ड टुगेदर। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी एक्सप्लेनेशन होगी यूज्ड टुगेदर। छोटे से शब्दों में इसकी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने, आपकी बुक में बहुत अच्छे से लिखी होगी, मैं फिर भी समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज काइंड ऑफ गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर, मीन्स इफ वी हैव द क्राइसिस ऑफ टी वी कैन स्विच द डिमांड ऑफ टी टू कॉफ़ी, दैट मीन्स दे आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बात कर लें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में लिम्का और कोको कोला की, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, या राइस और वीट की बात कर ले तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कि ये एक साथ यूज़ किए जाने वाले गुड्स होते हैं। जैसे हम सामने से एग्जांपल ले लें, ये मार्कर और ये ब्लैक बोर्ड या ये आपका जो वाइट बोर्ड है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच वन, यानी कि पेन एंड इंक, या फिर आपका कार एंड पेट्रोल, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, हमारे जो डिमांड है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, और टी का प्राइस घट रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड घटेगी। रीज़न समझिएगा, अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी खरीदने वाले इंसान कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि वो महंगी हो चुकी है। इसी को अगर पलट दें कि टी का प्राइस घट रहा है तो ये भी हो सकता है कि कॉफ़ी खरीदने वाला इंसान कॉफ़ी की डिमांड को स्विच कर देगा और टी खरीदना स्टार्ट कर देगा क्योंकि वो सस्ती हो गई है मार्केट में। और ये आप जानते हैं कंज्यूमर टेंडेंसी है, जो सामान सस्ता मिल रहा है वो लोग
पहले ख़रीदते हैं अगर वो अच्छी क्वालिटी में भी है और उसके दाम गिर भी रहे हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ वी जस्ट जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कार एंड पेट्रोल का, कार एंड पेट्रोल। इफ़ द प्राइस ऑफ कार डाउन, if the price of car down, more demand of petrol is arises. If the price of car ups, less demand of petrol falls. मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर मार्केट में कार के प्राइस गिरेंगे तो कंज्यूमर ज़्यादा कार खरीदेंगे, और जब कंज्यूमर ज़्यादा कार खरीद रहे हैं, रोड पे कार ज़्यादा दौड़ रही है, तो पेट्रोल की डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये कहें कि कार की डिमांड जो है या कार के जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में बढ़ रहे हैं, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके कार के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जब कार के प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो कंज्यूमर की टेंडेंसी बनेगी अभी रुक जाओ मत खरीदो और बाद में ख़रीदेंगे। ऐसी कंडीशन में पेट्रोल की डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल ऑफ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात अगर हम करें, टेस्ट में हम सीधे आपको एग्जांपल ही दे रहे हैं। अगर बात करें कि कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट किसी प्रोडक्ट के लिए बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और कंज्यूमर का टेस्ट अगर किसी प्रेफरेंस या क्वांटिटीज़ के लिए घट रहा है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। जैसे नाउ अडेज कंज्यूमर वांट्स टू परचेज ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इन कंपैरिजन टू फिजिकल मार्केट, या ये कहें कि आज के समय में आपका जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो जो है फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी रेदर देन द नॉर्मल और डाइजेस्टिव फूड्स। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स की डिमांड बढ़ती है, और कंज्यूमर जिस प्रोडक्ट की डिमांड या जिस प्रोडक्ट को वो स्विच करता है, मतलब वो चाहता है कि अब ये आउटडेटेड हो गए हैं, ये ओल्ड फैशन हो गया है, अब इसको नहीं खरीदेंगे, या ये प्रोडक्ट हमारी क्वालिटी या स्टैंडर्ड का नहीं रह गया है, तो ऐसे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मार्केट में डाउन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट सीज़न या वेदर की बात करेंगे तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम भी एग्जांपल लेंगे। क्लाइमेट एसी एंड क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी समर एंड विंटर। एसी की जो क्वांटिटी है जो कि समर में क्या हो जाएगी, वेदर के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। प्राइस मैटर नहीं करता है, प्राइस इसका मैटर नहीं करता है। अगर समर का सीज़न चल रहा होगा तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और विंटर का सीज़न चल रहा है तो इसकी क्वांटिटी घटेगी। ठीक है, क्लाइमेट डिपेंड करती है, ये अदर थिंग है हमारी। अगर हमारा समर सीज़न चल रहा है तो एसी की क्वांटिटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि कंज्यूमर चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस समय उस प्रोडक्ट को ख़रीदें। ठीक है, इसी की जगह अगर हम बात कर लें हीटर या ब्लोअर की या गीजर की, तो इसका उल्टा हो जाएगा, विंटर में ज़्यादा डिमांडिंग होंगे और समर में कम। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर रख दूँ, यहाँ पर आपका स्वेटर्स हो गए या जो भी हमारे एम्ब्रेलाज हो गए, तो वो एम्ब्रेलाज के लिए अलग सीज़न लग जाएगा। क्लाइमेट के बाद आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात अगर हम करेंगे तो सीधे आता है टैक्स। टैक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर टैक्स किसी चीज़ पे बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, और टैक्स और सब्सिडी घट मिल रही है या टैक्स प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपकी बुक में साफ साफ लिखी हुई है। व्हेन द गवर्नमेंट रिलीज सम गुड्स फ्रॉम द टैक्स क्राइटेरिया, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सच गुड्स आर राइजेस इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ द subsidies, or we can say that the relaxation from government policies. So next point is P stand for population. Population
किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में या पर्टिकुलर एरिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन राइजेस है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, और पॉपुलेशन अगर घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी घट जाएगी। सपोज़ हम एग्जांपल एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लें, पिछले साल 2020 में पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे जो लेबर्स थे और जो भी हमारे साथी थे जो अपनी आउट स्टेट से अपनी स्टेट के अंदर आए हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में थे, तो वो जो जिस जगह जा रहा है वहाँ पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा रहा है, और जो जहाँ से जा रहा है वहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। सपोज़ अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिहार या छत्तीसगढ़ या इधर उधर कहीं आसपास के एरिया को अपने साथ इंक्लूड कर लिया, तो अब ये कह सकते हैं कि हमारे एरिया की पॉपुलेशन बढ़ी, या हमारा जो पर्टिकुलर सर्किल रेट है उसका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर गया। फिर ऐसी कंडीशन में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो राइजेस हो जाएगी। ठीक, और छोटा बस यही सब एग्जाम्पल हैं इसके। अगर हम छोटा सा एक और एग्जाम्पल लें कि हमारे घर के अंदर हैं 7 लोग, फैमिली मेम्बर्स हैं 7, ठीक है। अब इसमें 4 लोग और आकर के बाहर से रुक गए, तो अब जितने दिन वो यहाँ रुके रहेंगे उतने दिन हमारे यहाँ जो नेसेसिटीज़ है यानी फूड है उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि अगर 7 लोगों का जहाँ पर नेसेसिटीज़ आती थी वहाँ पे अब 11 की आएगी, तो अब ऐसी कंडीशन में हमें 4 लोगों की क्वांटिटीज़ को और मंगवाना पड़ेगा। तो व्हेन द पॉपुलेशन राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, व्हेन द पॉपुलेशन फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड false. Next point is D. D stand for distribution of income and wealth. Distribution of income and wealth. इनकम एंड वेल्थ की कैटेगरीज में हम 2 कैटेगरी मानते हैं, रिच एंड पुअर या मॉडरेट। रिच और पुअर 2 कैटेगरीज, यहाँ पर 2 कैटेगरी मैंने लगा रखी हैं, रिच एंड पुअर। अब अगर बात करेंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं ना, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम और वेल्थ का, तो रिच पीपल्स क्वांटिटी ज़्यादा मांगेंगे एज कंपेयर टू पुअर पीपल, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ और इनकम का, इक्वल मतलब सेम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम और वेल्थ का, मतलब ये है कि किसी कंट्री के अंदर कोई भी गरीब नहीं है और कोई भी अमीर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर फिर भी कुछ रिचर्स हैं तो उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो फॉल हो जाएगी और पुअर पीपल की क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वांटिटी डिमांडेड रिचर्स की बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड पुअर्स की घट जाती है, और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है तो क्वांटिटी डिमांडेड रिचर्स की घट जाती है और पुअर पीपल्स की बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं हम एक्सपेक्टेशन, सबसे आखिरी पॉइंट, या ये कह दें कि हमारे इस एक्सप्लेनेशन का आखिरी पॉइंट। बाकी अदर फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आजकल भी एक अदर फैक्टर चल रहा है मार्केट के अंदर, दैट इज़ कोरोना। कोरोना इज ऑल्सो नोन एज द अदर फैक्टर विद द नेचुरल क्लैमिटी। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन प्राइस। कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या होती है कि अगर वो फील कर रहा है कि किसी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, जैसे ये पैंडेमिक की सिचुएशन बन रही है और इस पैंडेमिक सिचुएशन में कब ना जाने लॉकडाउन हो जाए या कब ना जाने मार्केट में कर्फ्यू लग जाए या कब क्राइसिस हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में सब सोच रहे होंगे कि जो हमारे नेसेसिटी प्रोडक्ट है उनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और ऐसे में कंज्यूमर टेंडेंसी क्या होती है आप सब जानते हैं। जब आपको लगता है कि किसी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो आप अभी उसको ख़रीद के स्टोर कर लेंगे, यही करेंगे ना। तो अगर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन प्राइस, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाएगी, और इसी का उल्टा वाइसा वर्सा, प्राइस अगर घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी। दोनों में सेम चलता है। मतलब ये चीज़ें बेसिकली उन मार्केट्स में ज़्यादा चलती हैं जहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है।
तो ऐसी कंडीशन में जब लगता है एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन प्राइस बढ़ रहा है और लोग सोच रहे हैं कि ये बूम मार्केट है, बूम मार्केट मतलब बुलिश मार्केट है, तो ऐसी कंडीशन में क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और ऐसे में जो कंज्यूमर का जो टेंडेंसी होगी या कंज्यूमर की जो सोच होगी कि आज अगर प्राइस बढ़ा है तो आगे भी इसका प्राइस बढ़ेगा, खरीद लो, ज़्यादा मात्रा में खरीद लो, आगे देखेंगे। इसी तरह अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड बुलिश और वी कैन से दैट डिक्लाइन मार्केट। तो जो भी कंज्यूमर्स होंगे वो अपनी जो डिमांड्स हैं उनको गिरा देंगे, मतलब वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ वी कैन से द फैक्टर ऑफ डिमांड। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को घटा या बढ़ा देते हैं। आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स समझ में आए होंगे और आपको डिमांड का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे अगले टॉपिक को लेकर के, जो कि होगा आपका शिफ्ट इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, या वी कैन से द डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड। थैंक यू।